विद्युत अपने सामने मौजूद दोनों प्लेयर्स की तरफ देख रहा था। तभी रुद्र ने कहा, सर हम सब यहाँ पहुंच चुके हैं। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस वक्त रुद्र और प्रतीक रणविजय के बगल में खड़े हुए थे। वो लोग यहाँ इस गुफा के रखवाले को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बाद कुणाल से पूछताछ की गई। कुणाल अब बुरी तरह फंस चुका था। उसने घबराते हुए एकेडमी के हेड्स को सब सच सच बता दिया। अब सवाल जवाब की बारी विद्युत, वरुण, नील और शुभम की थी, क्योंकि वो चारों ही थे जो इस गुफा में सबसे पहले पहुंचे थे। हम तुम सबसे कुछ सवाल करेंगे, उसके सच सच जवाब देना, बूढ़े आदमी ने कहा। इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल जवाब विद्युत से किए जा रहे थे, क्योंकि एक विद्युत ही था जिसने इल्यूजन टेक्निक का तोड़ निकाला था, और तो और उसने ही यहाँ के रखवाले को भागते हुए भी देखा था। विद्युत ने सभी प्लेयर्स की जान भी बचाई थी। इसके साथ साथ विद्युत कुणाल को भी पकड़ कर लाया था। विद्युत को इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता था। विद्युत हर वो चीज देख सकता था जो बाकी प्लेयर्स को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि विद्युत की शक्तियां इतनी बढ़ चुकी है कि वो चीजों के आर पार भी देख सकता है। ऐसा वहां मौजूद कोई प्लेयर नहीं कर सकता था। जब सब लोग बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे, तब भी विद्युत ही अकेला उस जिंदा लाश का सामना कर रहा था। विद्युत नहीं होता तो यह मिशन कभी पूरा नहीं हो पाता। विद्युत वो आदमी इतना ताकतवर होने के बावजूद यहाँ से भाग क्यों गया? रणविजय ने पूछा। विद्युत ने हायर अथॉरिटीज को बताते हुए कहा, उस आदमी के पुराने घाव और गहरे हो चुके थे, जिस वजह से वो फाइट करने लायक नहीं बचा और यहाँ से भाग गया। विद्युत की सारी बात सुनने के बाद रुद्र ने विद्युत को घूरते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो प्लेयर्स में वरुण और विवेक से भी कमजोर होने के बावजूद तुम आखिर तक कैसे टिके रहे? तुम पर वायरस का असर क्यों नहीं हुआ? तुमने अकेले सब कुछ कैसे संभाला? रुद्र की बात सुनने के बाद सब लोग हैरान होते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। सब विद्युत की तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन विद्युत बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी बूढ़ा आदमी विद्युत की तरफ घूरते हुए देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े लीडर्स के सामने खड़े होने के बावजूद भी विद्युत इतना शांत कैसे था। तभी विद्युत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो खुद ब खुद हुआ है। ये सुनकर वो तीनों लीडर्स समझ चुके थे कि विद्युत इस वक्त झूठ बोल रहा है। तभी अचानक रणविजय ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाया हो तो अभी भी वक्त है। आज नहीं तो कल हमें सच का पता चल ही जाएगा। तुम हमसे ज्यादा वक्त तक सच छुपाकर नहीं रख पाओगे। भले ही सबको विद्युत पर शक होने लगा था, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसे किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। सिर्फ एक विद्युत ही था जिसने फाइट के दौरान अपनी आंख से वो काली पट्टी हटा दी थी, जिस वजह से जिंदा लाश ने घुटने टेक दिए और फिर विद्युत और उसके बीच समझौता हो गया। रणविजय की बात सुनने के बाद अब वहां चारों तरफ शांति छाने लगी थी। सब विद्युत के जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक तो इस वक्त रणविजय के पीछे खड़ा धीमे से मुस्कुरा रहा था। अगर विद्युत ने जरा सी भी गलती की तो उसे एकेडमी से बाहर निकाला जा सकता था। मैं आखिर में बचा कैसे रह पाया? मुझ पर वायरस का असर क्यों नहीं हुआ? आखिर मैंने अकेले सारी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे कर लिया? इस फाइट के दौरान सबको चोट आई पर मुझे नहीं। इस सब का सिर्फ एक ही जवाब है, विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यह सुनकर सब लोग चुप पड़ गए। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, विद्युत ने आगे कहा। ये और सबसे ज्यादा ताकतवर? प्रतीक मन ही मन बड़बड़ाया। मिशन पूरा सिर्फ इस वजह से हो पाया था क्योंकि विद्युत टीम के सभी मेंबर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर था। पर क्या कोई विद्युत की इस बात पर यकीन करेगा? यह सुनने के बाद वो लोग विद्युत से और भी मुश्किल सवाल करने लगे, क्योंकि किसी को विद्युत पर यकीन नहीं हो रहा था। पर वो लोग इस बात से मुकर नहीं सकते थे कि वहां मौजूद वरुण, शुभम और नील में से सबसे ताकतवर विद्युत ही है। विद्युत की वजह से ही यह मिशन पूरा हो पाया था। शुरुआत से लेकर अब तक विद्युत ने ही सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया था। वो फाइट के दौरान बिल्कुल शांत था। वो दूसरे प्लेयर्स की तरह घबरा नहीं रहा था, और तो और स्ट्रेंथ के मामले में वो बचे हुए तीनों प्लेयर्स से 2 कदम आगे था। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? अचानक रणविजय ने बेरुखी से कहा। उसकी बात सुनकर रुद्र और प्रतीक एक दूसरे की तरफ हंसते हुए देखने लगे।
उन्हें विद्युत से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वरुण और उसके साथियों के चेहरे के एक्सप्रेशन और कुणाल का डर देखकर उन्हें लग रहा था कि विद्युत शायद सच कह रहा है। अगर विद्युत साबित कर दे कि वो ग्रुप में से सबसे ज्यादा ताकतवर है तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। अब तीनों लीडर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो लोग बिना सबूत के विद्युत की बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक प्रतीक विद्युत के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, विद्युत, मैंने सुना है कि प्लेयर्स के बेहोश होने के बाद कुछ वक्त तक तुम्हारे और उस गुफा के रखवाले के बीच मुकाबला हुआ था, क्या ये सच है? ये सुनकर विद्युत ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि वो आदमी तुम्हारे हिसाब से कितना ताकतवर था? प्रतीक ने आगे पूछा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के 4th लेवल पर पहुंचने वाला था। उसे अपने शरीर पर बहुत सी चोट आई थी। विद्युत ने सच सच कहा। तुम कहना चाहते हो कि वो भी मेरी तरह 4th लेवल पर पहुंचने वाला था? प्रतीक इस वक्त 3रे लेवल पर था। ये सोचने के बाद प्रतीक ने विद्युत से कहा, फिर तो तुम उसके 10 अटैक्स भी झेल नहीं पाए होगे। प्रतीक ये कहते हुए इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। ईगल एकेडमी में जब प्रतीक का मुकाबला शिवा के साथ हुआ था तब उसने शिवा को हरा दिया था। प्रतीक अपने सामने विद्युत को कुछ नहीं समझता था, इसलिए वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि विद्युत वहां मौजूद सभी प्लेयर्स से ज्यादा ताकतवर था। इस वक्त लीडर्स विद्युत और प्रतीक को देख रहे थे। ठीक है विद्युत, अगर तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो हम तुम्हारा मुकाबला प्रतीक के साथ करवा देते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी प्रतीक की स्ट्रेंथ बिल्कुल उस आदमी जितनी ही है। बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। इतना कहने के बाद विद्युत भागता हुआ उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां विद्युत और उस आदमी के बीच मुकाबला हुआ था। ये वही जगह है जहां मैंने उस जिंदा लाश के साथ फाइट की थी, विद्युत ने कहा। अब वहां धीरे धीरे एकेडमी के दूसरे लीडर्स भी पहुंच चुके थे, जिनमें से एक रघुवीर भी था। उसे विद्युत की फिक्र हो रही थी। वो विद्युत को अपनी टीम में लेना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विद्युत को ऐसे मिशन पर भेजा जाएगा। अब विद्युत उन सबको बताने वाला था कि उसने अपने दुश्मन का सामना किस तरह किया। हारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि यहाँ सबसे ताकतवर प्लेयर कौन है। अब मेरे अटैक से बचकर दिखाओ, प्रतीक ने गुस्से से कहा। प्रतीक विद्युत के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसने झट से विद्युत पर अटैक कर दिया। हैया! उसके हाथ से निकलती हुई रोशनी सीधा विद्युत की तरफ बढ़ रही थी। प्रतीक और विद्युत के बीच मुकाबला होता हुआ देखकर नील, शुभम और वरुण के रोंगटे खड़े होने लगे थे। सब जानते थे कि प्रतीक कितना ताकतवर है, और तो और वो विद्युत को पसंद नहीं करता। न जाने अब विद्युत का क्या होगा। फाइट देखकर वरुण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रतीक इस वक्त हाई लेवल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये पक्का लॉन्चिंग मैनुअल टेक्निक है। अगर मैं प्रतीक के सामने खड़ा होता तो उसके एक ही अटैक में हार जाता। प्रतीक ने बहुत से प्लेयर्स को फाइट के दौरान हराया था। तभी विद्युत ने बचने के लिए इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही विद्युत अपनी जगह से हिला तो दोनों लीडर्स हैरान रह गए। प्रतीक का अटैक विद्युत के नजदीक से निकल गया। वो रोशनी उसे छू तक नहीं पाई। ये देखकर रघुवीर ने हैरान होते हुए कहा, वाह, विद्युत सही कह रहा है। ये कितनी अच्छी तरह इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि विद्युत बहुत टैलेंटेड है। उसने मेरी दी गई किताबों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा और समझा है। मुझे इस पर नाज है। तभी प्रतीक ने एक बार फिर गुस्से में विद्युत पर अटैक कर दिया। हैया! पिछली बार की तरह इस बार भी रोशनी अपनी पूरी रफ्तार के साथ विद्युत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार भी वो विद्युत को छू तक नहीं पाई। विद्युत ने देखते ही देखते प्रतीक के पहले, दूसरे और तीसरे अटैक का सामना कर लिया। वो खुद को बचाने में कामयाब रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर प्रतीक हैरान होते हुए बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत जैसा एक मामूली प्लेयर जो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के पहले लेवल तक ही पहुंच पाया है, वो उस जैसे ताकतवर प्लेयर के अटैक से कैसे बच सकता है। जब प्रतीक ने विद्युत की ईगल एकेडमी में कदम रखे थे तब विद्युत उसके सामने किसी मामूली चींटी की तरह था, लेकिन इतने कम वक्त में विद्युत में बहुत बदलाव आया था। इसके बाद प्रतीक ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से से कहा, खुद को ज्यादा ताकतवर मत समझो।
फिलहाल मैंने सिर्फ अपनी 60% ताकत का ही इस्तेमाल किया है। इतना कहने के बाद प्रतीक अचानक भागता हुआ विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विद्युत ने ऊंची आवाज में कहा, हेवनली विंड एयर टेक्निक, विंड डिस्ट्रक्शन बम। विद्युत इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के साथ साथ इल्यूजन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था। विद्युत ने बड़ी आसानी से अपने हाथ को आगे करते हुए प्रतीक के अटैक से खुद को बचा लिया। अब गुस्से में प्रतीक विद्युत पर लगातार अटैक करने लगा। वो अब तक विद्युत पर करीब 10 बार हमला कर चुका था, लेकिन उसके अटैक्स विद्युत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इस प्लेयर को इल्यूजन टेक्निक भी आती है। तभी वहां मौजूद बूढ़े आदमी ने कहा, क्या विद्युत प्रतीक को हरा पाएगा? विद्युत की ताकत देखने के बाद न जाने हायर अथॉरिटीज किस तरह रिएक्ट करेंगे। अब सब लोग विद्युत और प्रतीक को फाइट करते हुए देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि विद्युत प्रतीक का सामना कर भी पाता है या नहीं। इस प्लेयर की मूवमेंट स्किल बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है इसमें इल्यूजन टेक्निक भी शामिल है, वहां खड़े बूढ़े आदमी ने कहा। तभी रघुवीर बूढ़े आदमी से नजदीक आकर धीमी आवाज में बोला, सर मानना पड़ेगा इस प्लेयर को, इसकी इल्यूजन टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर उस आदमी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। देखते हैं ये आगे और क्या कर सकता है। बूढ़ा आदमी विद्युत की तरफ देखते हुए आगे बोला। विद्युत को फाइट करता हुआ देखकर रणविजय को उस पर शक हो रहा था, इसलिए उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मूवमेंट स्किल और इल्यूजन टेक्निक बहुत अच्छी है, पर वो आदमी तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। भला वो इस तरह यहां से भाग कैसे सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। विद्युत और प्रतीक के बीच मुकाबला सिर्फ 10 अटैक्स तक ही चलने वाला था। इस दौरान विद्युत या तो उसके अटैक से खुद को बचा सकता था या फिर उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता था। अब तक विद्युत प्रतीक के अटैक से बचता आया था, लेकिन अब रणविजय चाहता था कि विद्युत भी प्रतीक पर अटैक करे। पर रणविजय विद्युत को मुश्किल में क्यों डाल रहा था? अब 10 में से सिर्फ 3 अटैक्स ही बाकी थे। तभी प्रतीक ने कहा, विद्युत अब अटैक करने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम और लीडर्स चाहते हो वैसा ही होगा। और फिर विद्युत ने लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना कहने के बाद विद्युत ने जैसे ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वहां जोरदार बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। विद्युत ने बड़ी ही बहादुरी के साथ प्रतीक पर अटैक कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से टकराए और फिर कुछ ही सेकंड में दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। ये नजारा देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सब ने देखा कि विद्युत धीरे से मुस्कुरा रहा था। प्रतीक के साथ फाइट करने से मेरी भी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। अब सिर्फ 2 ही अटैक्स बाकी थे। वहां मौजूद सब लोग इस वक्त यही सोच रहे थे कि विद्युत प्रतीक के आखिरी अटैक्स को झेल पाएगा भी या नहीं। क्या वो उसे कड़ी टक्कर दे पाएगा? अगर विद्युत प्रतीक से हार गया तो यह साबित हो जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है और फिर सबको उस पर शक होने लगेगा। सब सोचेंगे ताकतवर ना होने के बाद भी भला वो आदमी विद्युत और उसके साथियों को यहाँ जिंदा छोड़कर कैसे भाग गया। शुभम, नील और वरुण के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्होंने विद्युत को फाइट करते हुए देखा था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि विद्युत प्रतीक जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ भी फाइट कर सकता है। जब विद्युत का मुकाबला उस आदमी के साथ हो रहा था तब तीनों प्लेयर्स बेहोश पड़े थे। उन्होंने विद्युत को फाइट करते हुए नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त रणविजय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो देखना चाहता था कि विद्युत अब आगे क्या करने वाला है। ब्लेड ऑफ पार्शियल मून, प्रतीक ने कहा। इतना कहने के बाद प्रतीक ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और अचानक तलवारबाजी करता हुआ विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल में तबाह कर देगा। तभी उसके अटैक को देखकर वरुण ने कहा, ये तो प्रतीक का सबसे खतरनाक मूव है। प्रतीक इसका इस्तेमाल तब करता है जब उसे अपने अपोनेंट को जान से मारना हो। विद्युत ने जब वरुण की बात सुनी तो वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं मैं प्रतीक का सामना कर पाता हूं या नहीं। इतना कहने के बाद उसने लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
विद्युत ने इतना कहने के बाद जैसे ही अपने हाथ की मुट्ठी को खोलते हुए प्रतीक पर अटैक किया तो अचानक उसके हाथ से निकलती हुई बिजली जैसी रोशनी प्रतीक की तरफ बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे विद्युत की लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक में बदलाव आ रहा था। अब वो पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगा था, लेकिन इस बार जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो विद्युत कुछ कदम पीछे हट गया। प्रतीक अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी सबकी नजर प्रतीक की तलवार पर पड़ी। वो बीच में से 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। प्रतीक की तलवार अकेडमी में बनाए जाने वाले कुछ हाई लेवल हथियारों में से थी, जिसकी वजह से वो टूटने के बाद भी कुछ ही सेकंड्स में वापस अपने आप जुड़ गई। ये विद्युत के लिए किसी जादू से कम नहीं था। वो पहली बार किसी तलवार को इस तरह दोबारा जुड़ते हुए देख रहा था। विद्युत अभी लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को सीख ही रहा था, इसलिए वो प्रतीक का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। विद्युत को लग रहा था शायद अब उसे हेवनली विंड एयर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक हेवनली विंड गार्ड टेक्निक जैसी थी। रणविजय और वो बाकी हेड इस वक्त हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक ऐसा प्लेयर जो अभी पहले लेवल पर ही पहुंचा हो, वो तीसरे लेवल के प्लेयर के साथ इतनी बहादुरी से फाइट कैसे कर सकता है। ये सब देखने के बाद उस बूढ़े आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो बूढ़ा आदमी विद्युत से 2 बार मिल चुका था, लेकिन विद्युत उसे नहीं जानता था क्योंकि उसने सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी थी। दरअसल ये बूढ़ा आदमी करणवीर था, जिसने विद्युत को लाइब्रेरी से जाते वक्त वार्निंग दी थी, लेकिन विद्युत ने उसकी बात नहीं मानी। अब देखते ही देखते मुकाबला अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। सिर्फ एक अटैक बाकी था। विद्युत और प्रतीक एक दूसरे को ही घूर रहे थे। अब प्रतीक को एहसास हो चुका था कि विद्युत इतना भी कमजोर नहीं है जितना वो उसे समझ रहा था। तभी प्रतीक ने चिल्लाते हुए कहा, ब्लड ऑफ हाफ मून। ये कहते ही अचानक उसकी तलवार से रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी ताकत 2 गुनी हो चुकी हो। प्रतीक का मूव देखकर विद्युत को खतरे का आभास होने लगा था। तभी रघुवीर ने कहा, ये प्रतीक क्या कर रहा है? इससे विद्युत की जान भी जा सकती है। रघुवीर की बात सुनकर रणविजय ने झट से कहा, रघुवीर, विद्युत ने अगर उस जिंदा लाश का सामना कर लिया तो फिर उसके लिए प्रतीक का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब रघुवीर को विद्युत की फिक्र हो रही थी। तभी उसने करणवीर की तरफ देखा और चुप पड़ गया। अब विद्युत के पास मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका सारा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था और फिर अचानक विद्युत को महसूस हुआ कि शायद अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के दूसरे लेवल तक पहुंच सकता है। तभी विद्युत ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, लाइटनिंग विंड ड्रैगिंग ड्रैगन। ये लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक का सबसे खतरनाक मूव था। तभी विद्युत के हाथ से एक तेज कड़कती हुई बिजली जैसी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। धीरे धीरे वो गुफा हिलने लगी थी और तभी विद्युत के हाथ से निकलती हुई रोशनी प्रतीक की तलवार से जा टकराई और फिर देखते ही देखते गुफा में चारों तरफ अंधेरा छा गया। प्लेयर्स सिर्फ विद्युत के हाथ से निकलती हुई रोशनी को देख पा रहे थे। एक दूसरे से टकराने के बाद विद्युत और प्रतीक दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। विद्युत का ये मूव इतना खतरनाक था कि वो इससे 4th लेवल पर पहुंचने वाले प्लेयर्स को भी हरा सकता था। अचानक प्रतीक के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और वो घबराते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद को बचाना होगा। मैंने सोचा नहीं था कि विद्युत इतना ताकतवर निकलेगा। लेकिन विद्युत भी रुकने वाला कहां था। विद्युत की शक्तियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वो भी खुद को इस वक्त रोक नहीं सकता था कि तभी उस करणवीर को बीच में आकर विद्युत को रोकना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो प्रतीक की जान जा सकती थी। अब फाइट से पहले प्रतीक के चेहरे पर जो गुरूर नजर आ रहा था वो कहीं गायब हो चुका था। उसे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सोचा ही नहीं था कि एक मामूली से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर से हार जाएगा। प्रतीक ये फाइट हार चुका था। उसकी हार विद्युत की ताकत को साबित करने के लिए काफी थी। 10 अटैक्स पूरे हो चुके हैं, विद्युत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब अकेडमी की हायर अथॉरिटीज आपस में बातें करने लगी। थोड़ी देर धीमी आवाज में एक दूसरे से
डिस्कस करने के बाद करणवीर ने कहा, विद्युत तुम सही कह रहे थे, तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने मुश्किल वक्त पर अपने साथियों का साथ दिया। तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही तुम्हारे साथियों की जान बच पाई। तुम तारीफ के हकदार हो। इतना कहने के बाद वो आदमी कुछ देर सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि विद्युत को उसकी बहादुरी के लिए क्या इनाम देना चाहिए। इसके बाद प्लेयर्स को बताया गया कि इनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक इनाम उन लोगों को मिशन पूरा करने पर दिया जाएगा और दूसरा इनाम उन्हें इस जगह को ढूंढने और एकेडमी को इस जगह के बारे में सब कुछ बताने के लिए दिया जाएगा। इस मिशन पर एक प्लेयर अपनी जान गंवा बैठा था, इसलिए खतरे को नजर में रखते हुए इनाम के तौर पर प्लेयर्स को पहले जो 100 बैटल पॉइंट्स और क्रिस्टल मिलने वाले थे, अब उन्हें बढ़ाकर 2000 पॉइंट्स कर दिया गया था। विद्युत ने मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए उसे सीधा 1500 बैटल पॉइंट्स मिलने वाले थे और तो और उसे 500 क्रिस्टल स्टोन भी दिए जाएंगे। इन बैटल पॉइंट से विद्युत अपने लिए नए स्किल्स, हथियार, मेडिसिनल हर्ब्स, पिल्स और मनचाही चीजें खरीद सकता था। इतना ही नहीं बल्कि ज्यादा बैटल पॉइंट्स इकट्ठा होने पर प्लेयर्स एकेडमी के हेड से कुछ नई चीजों के बारे में सवाल जवाब भी कर सकते थे, ताकि वो लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। टीम के बाकी प्लेयर्स भी इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। ये इनाम तो सिर्फ उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए दिया गया था। गुफा में मिलने वाले हथियारों को वो लोग अपने पास रख सकते थे। विद्युत को इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने पर रुद्र और प्रतीक मायूस हो गए। उन्हें विद्युत से जलन हो रही थी। विद्युत के 1500 बैटल पॉइंट्स को देखकर कोर प्लेयर्स को भी उससे जलन होने लगी थी। अब तो ये वरुण भी इस विद्युत का साथी बन चुका है, प्रतीक ने मन ही मन कहा। क्या प्लेयर्स और हेड्स का नजरिया विद्युत के प्रति बदल जाएगा? न जाने विद्युत गुफा के रखवाले से ली गई चीजों का क्या करेगा। विद्युत ने प्रतीक को फाइट में हराकर साबित कर दिया था कि वो बहुत स्ट्रांग है। रणविजय सारा वक्त विद्युत को ही देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और जेलसी साफ नजर आ रही थी। तभी विद्युत कर्णवीर और रणविजय के नजदीक आया और बोला, सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब इस गुफा का रखवाला मैदान छोड़कर भाग रहा था, तब उसने अपना सामान यही छोड़ दिया। इतना कहने के बाद विद्युत ने वो सामान हायर अथॉरिटीज को दिखाया। ये देखकर तीनों हेड्स हैरान रह गए। सुशील की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो भरत का हेड था। तभी रणविजय ने कहा, ये हथियार तो ना जाने कितने साल पुराने हैं। इस तलवार को ब्लड मून डिवोरिंग स्पिरिट स्वॉर्ड कहते हैं। सुशील और रणविजय इस वक्त उस तलवार की तरफ ही देख रहे थे। एकेडमी के हेड्स होने के बावजूद भी उन लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। इसके बाद उन लोगों की नजर जानवर की खाल पर बने उस नक्शे पर पड़ी। उस नक्शे को देखकर करणवीर ने उसे छूते हुए कहा, यह नक्शा बेहद कीमती है, लेकिन ये पूरा नहीं है। ये 108 टुकड़ों में से एक है। इस नक्शे के टुकड़ों को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। कई साल पहले वो पंखों वाला अजीब सा आदमी उतना ताकतवर नहीं था। उसने खुद को बड़ी मेहनत के बाद इस रूप में ढाला था। वो पहले खुद भी एक आम इंसान जैसा ही था, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का भूत उसके सिर पर सवार था। पर वो शहर के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दिया और वो लोगों को परेशान करने लगा। उसका निशाना ज्यादातर शहर की मार्शल आर्ट्स अकेडमीज थी, जिस वजह से उसके प्रकोप से तंग आकर शहर की 10 अकेडमीज ने मिलकर एक टीम बनाई ताकि वो लोग उसे रोक सके। वो भले ही एक बुरा इंसान था, लेकिन उसने जो कारनामे किए वो देखकर लोग दंग रह गए थे। सब उससे डरने लगे थे। कई लोग तो अब भी उसका नाम सुनने पर कांपने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भगवान से कम नहीं था। उसने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल कर रख दिया था और वो अपने जैसे लोगों की एक बड़ी फौज तैयार करना चाहता था। वो नक्शा 108 टुकड़ों में बटा हुआ था। आज तक कोई भी उसके सभी हिस्सों को ढूंढ नहीं पाया था। वो शहर की अलग अलग जगहों पर छुपा हुआ था। उस आदमी के चाहने वाले ने उस नक्शे के टुकड़ों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जिनमें से उन्हें सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिल पाए। उस नक्शे के कुछ टुकड़े ऐसे भी हैं
जिन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अगर कोई भी आदमी इन सभी टुकड़ों को ढूंढकर उस नक्शे को दोबारा जोड़ दे तो शायद ये जगह दोबारा पहले जैसी बन सकती थी, पर ऐसा तभी मुमकिन होगा जब वो पूरे 108 टुकड़ों का इस्तेमाल करें। अगर नक्शे का एक भी टुकड़ा कम हुआ तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस वक्त जब लोगों को नक्शे के टुकड़ों के बारे में पता चला था, तब कुछ लोग उन नक्शों को ढूंढने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जब लोग नक्शे को बनाने में कामयाब नहीं हो पाए तो धीरे धीरे लोगों ने इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। अगर किसी प्लेयर को इस नक्शे का असली टुकड़ा मिलता है तो इसके बदले उसे अकेडमी बहुत कुछ दे सकती है। इसकी कीमत विद्युत के लिए बहुत ज्यादा थी। अब विद्युत का दिया हुआ नक्शे का टुकड़ा देखकर हायर अथॉरिटीज को यही लग रहा था कि वो नक्शा बिल्कुल असली है। उस नक्शे की कीमत तलवार से भी ज्यादा थी। विद्युत को वो दोनों सामान हायर अथॉरिटीज को देने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि नक्शे के 108 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 107 टुकड़े अब भी बाकी थे, और तो और वो तलवार विद्युत के किसी काम की नहीं थी। अगर विद्युत ने ऐसी चीजों को अपने पास रखा तो इनसे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तभी कर्णवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, तुमने अब तक हमें जो भी सामान दिया है ये बहुत खास है। इसके लिए तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकते हो। ये सुनते ही बाकी प्लेयर्स के चेहरों पर मायूसी छा गई। अकेडमी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्लेयर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। भला ऐसा हो भी क्यों ना, विद्युत ने काम ही ऐसा किया था। वो तारीफ का हकदार था, उसे अपनी बहादुरी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वहां मौजूद डिपार्टमेंट के हेड्स को विद्युत का ये फैसला समझ नहीं आ रहा था। भला उसने इतनी बेशकीमती चीजें अकेडमी को क्यों दे दी। इस पर रणविजय ने विद्युत से पूछा, विद्युत, रूल्स के मुताबिक सारे हथियार और मिशन के दौरान मिला हुआ सामान प्लेयर्स का होता है। तुमने इसे अपने पास ना रखकर अकेडमी को देने का फैसला क्यों किया? ये बात सुनकर विद्युत ने बड़े प्यार से कहा, इस तलवार को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है, और इस नक्शे के टुकड़े की कीमत भी मुझे पता नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि यह अकेडमी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। मुझे लगता है इसकी जरूरत मुझे नहीं बल्कि अकेडमी को है। विद्युत की बात सुनकर सब लोग हाँ में अपना सिर हिलाने लगे। विद्युत को हथियारों का कोई लालच नहीं था, वो तो बस अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वो एक महान मार्शल आर्ट्स प्लेयर जरूर बनेगा। अगर विद्युत की जगह विवेक होता तो वो लालच में आकर ये सामान अकेडमी को कभी नहीं देता। इसके बाद विद्युत ने एक नजर शुभम, नील और वरुण की तरफ देखते हुए कहा, ये सारे हथियार और यहाँ गुफा में मिलने वाला सामान मेरे साथियों का भी है। इन सब ने इस मिशन को पूरा करने में मदद की है। ये सब भी तारीफ के हकदार हैं। रूल्स के मुताबिक मिशन को पूरा करने में विद्युत का सबसे बड़ा हाथ था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स भी दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत ने इनाम को अपने सभी साथियों के साथ बांटने का फैसला किया। यहाँ विद्युत की कामयाबी देखकर प्रतीक को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ता जा रहा था। विद्युत हर मायने में एक परफेक्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर था, और ये बात प्रतीक हजम नहीं कर पा रहा था। विद्युत, हम लोग रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें बाकी प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा क्रिस्टल और बैटल पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही अकेडमी तुम्हारी एक मनचाही विश पूरी करने के लिए भी तैयार है। कर्णवीर ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अकेडमी ने इनाम के तौर पर विद्युत को 100 क्रिस्टल स्टोन्स देने का फैसला किया, और इसके साथ ही अकेडमी ने फैसला किया कि वो लोग विद्युत को 200 लो ग्रेड के क्रिस्टल देंगे और उसे 2000 हाई ग्रेड के क्रिस्टल स्टोन्स भी दिए जाएंगे। कोर प्लेयर्स को एक महीने में सिर्फ 100 क्रिस्टल्स ही दिए जाते थे। वो सभी क्रिस्टल्स लो ग्रेड के थे। इनसे प्लेयर जो चाहे वो कर सकते थे। प्लेयर्स अच्छी तरह जानते थे कि 5000 क्रिस्टल्स इकट्ठा होने पर वो उस बिना नींव की लाइब्रेरी में जा सकते थे, और 3000 पॉइंट्स मिलने पर कोई भी प्लेयर लो लेवल का हथियार खरीद सकता था। इतने सारे बैटल पॉइंट्स मिलने पर विद्युत और उसके साथी बहुत सी चीजें खरीदकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते थे। शुभम और बाकी दोनों प्लेयर्स भी इस वक्त बहुत खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। नील ने तो इस मिशन पर डरने के अलावा और कुछ नहीं किया था, पर फिर भी उसे इतना अच्छा खासा इनाम मिल चुका था
और ये सब सिर्फ और सिर्फ विद्युत की वजह से हुआ था। कर्णवीर भी इस वक्त प्लेयर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर कर्णवीर के नजरिए से देखा जाए तो प्लेयर्स को मिले क्रिस्टल और बैटल पॉइंट्स उस मैप और तलवार के सामने कुछ भी नहीं थे। वो तो उन्हें शाबाशी के तौर पर और भी बहुत कुछ इनाम में देना चाह रहा था, पर अगर ऐसा हुआ तो प्लेयर्स की जान खतरे में पड़ सकती थी। पहले ही वहां मौजूद कोर प्लेयर्स को उनसे जलन होने लगी थी। विद्युत इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम अपनी मनचाही विश मांगना था। वो अकेडमी के रूल्स को नजर में रखते हुए कोई भी विश मांग सकता था। अकेडमी उसकी हर विश पूरा करने के लिए तैयार थी। तभी विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे क्या मांगना चाहिए? उसके दिमाग में इस वक्त दो बातें चल रही थी। पहला, वो सोच रहा था कि अकेडमी से 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक की किताब मांग ले, क्योंकि ये एक हाई लेवल की टेक्निक थी और इसे सीखने की इजाजत कोर प्लेयर्स को भी नहीं दी गई थी। दूसरा, विद्युत सोच रहा था कि वो किसी बड़े और एक्सपीरियंस हेड के अंडर ट्रेनिंग लेकर उनका स्टूडेंट बन जाए। तभी विद्युत को अपने ख्यालों में खोया हुआ पाकर कर्णवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, अगर तुम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या मांगना है तो तुम वापस अकेडमी जाकर थोड़ा वक्त ले सकते हो। लेकिन विद्युत अब फैसला कर चुका था, इसलिए उसने झट से कहा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या मांगना है। यह सुनकर कर्णवीर ने कहा, ठीक है, तो बताओ तुमने क्या फैसला किया है। इससे पहले कि विद्युत कुछ कह पाता, रणविजय ने झट से कहा, विद्युत, सोच समझ कर विश मांगना। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा मांगा तो शायद हम लोग तुम्हारी मांग पूरी ना कर पाए। रणविजय विद्युत को डराने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि विद्युत कोई ऐसी चीज मांग ले जो उसके प्लेयर्स के पास भी नहीं थी। अगर विद्युत की जगह कोई और होता तो शायद रणविजय उस पर इतना ध्यान नहीं देता, पर विद्युत शिवा का स्टूडेंट था। वो उसे आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता था। तभी विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि कर्णवीर सर मेरे मास्टर बन जाए। मैं उनके अंडर ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। ये सुनकर हायर अथॉरिटीज चुप पड़ गई और फिर रणविजय ने गुस्से से कहा, विद्युत, तुम्हें क्या लगता है कि कर्णवीर सर यूं ही किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं? न जाने कितने ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो कर्णवीर सर की टीम में आना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये विश पूरी हो पाएगी। विद्युत अच्छी तरह समझ रहा था कि रणविजय इस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो कहना चाह रहा था कि विद्युत कर्णवीर का स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। क्या हायर अथॉरिटीज विद्युत की ये मांग पूरी कर पाएंगी? क्या कर्णवीर विद्युत को अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा? न जाने विद्युत की किस्मत अब उसे आगे कहां ले जाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए। कर्णवीर इस वक्त चुपचाप विद्युत की तरफ देख रहा था। अब विद्युत को लगने लगा था कि शायद उसने अकेडमी से कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, लेकिन विद्युत ने सोच समझकर ही यह फैसला लिया था। शिवा ने उसे पहले ही बता दिया था कि अकेडमी में जाने के बाद उसे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की जरूरत होगी। अगर वो कर्णवीर की टीम में शामिल हो जाए तो उसे आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। रणविजय भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। रणविजय से बचने का विद्युत के पास सिर्फ एक यही तरीका था, लेकिन उसके विश मांगते ही वहां चारों तरफ शांति छा गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि विद्युत ऐसा कुछ मांगेगा, पर विद्युत अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि अकेडमी में सिर्फ टैलेंट की वजह से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं मानता हूं कि टैलेंट टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो अकेडमी हमें इतने अच्छे इनाम क्यों देती? अगर कर्णवीर सर मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार है तो मैं उनसे खुशी खुशी ट्रेनिंग लेना चाहूंगा। अभी विद्युत की असलियत किसी को पता नहीं थी। जब उस जिंदा लाश ने विद्युत की आंखों से निकलती हुई रोशनी का सामना किया था, तब उसने झट से हार मान ली थी। विद्युत कोई मामूली प्लेयर नहीं था। वहां का माहौल थोड़ा टेंस होता जा रहा था, इसलिए सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, अगर कर्णवीर सर तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूं। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा ताकि वहां का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाए। लेकिन विद्युत की नजरें इस वक्त कर्णवीर पर टिकी हुई थी।
वो जानता था कि कर्णवीर क्या कहना चाहते हैं, पर कोई बात उसे परेशान कर रही है। तभी रणविजय ने कहा, विद्युत, अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। ये कहते हुए रणविजय मुस्कुरा रहा था। विद्युत को रणविजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बात सुनने के बाद रुद्र और प्रतीक को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रणविजय विद्युत को अपनी टीम में शामिल क्यों करना चाहता है। वो तो उनका दुश्मन है। अब दोनों हेड्स विद्युत को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार थे, पर विद्युत तो कर्णवीर की टीम में जाना चाहता था। कर्णवीर इतना सब होने के बावजूद भी अब तक चुप था। रणविजय ने विद्युत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। अगर वो सुशील की टीम में जाएगा तो उसे इतनी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी, पर अब तो रणविजय खुद भी विद्युत को अपनी टीम में लेना चाह रहा था। रणविजय के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। रणविजय चाहता था कि हर्षित की तरह ही विद्युत भी उसकी टीम में शामिल हो जाए, ताकि वो एक बार फिर शिवा का गुरूर तोड़ सके। अगर शिवा को यह बात पता चल गई तो उसे रणविजय से नफरत होने लगेगी। वो विद्युत को जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कह रहा था। विद्युत अब मुश्किल में पड़ चुका था। तभी सुशील ने हंसते हुए कहा, रणविजय, तुम भी विद्युत को अपनी टीम में लेना चाहते हो? अगर वो चाहे तो तुम्हें चुन सकता है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। न जाने अब विद्युत क्या करेगा। कर्णवीर शायद उस जैसे नॉर्मल प्लेयर को अपनी टीम में ना ले, और वहां मौजूद बाकी हेड्स इतने ताकतवर नहीं थे। रणविजय के दिमाग में इस वक्त जरूर कोई तो खुराफात चल रही थी, वरना वो विद्युत को अपनी टीम में आने के लिए क्यों कहता। विद्युत को भरत के हेड यानी कि सुशील पर भरोसा नहीं था। सुशील ने तो बस वहां का माहौल ठंडा करने के लिए यूं ही कह दिया था कि वो विद्युत को अपनी टीम में लेना चाहता है। जब रणविजय ने भी विद्युत को अपनी टीम में लेने की बात की तो उसने बिना हिचकिचाए विद्युत को रणविजय की टीम में शामिल होने के लिए कह दिया। इससे ये तो साबित हो चुका था कि सुशील विद्युत को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसलिए विद्युत ने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, अगर मैंने सुशील सर को चुना और रणविजय सर मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सुशील सर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि वो भी रणविजय सर की ही साइड ले। सुशील सर पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगर उसने रणविजय को चुना तो ऐसा करके अपनी मुश्किलों को बढ़ा लेगा। अब विद्युत के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अच्छा होगा कि वो अपनी मांग को बदल दे, क्योंकि कर्णवीर इतनी आसानी से किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लेता था। अब विद्युत को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा था। विद्युत अब अपना फैसला बदलने के लिए तैयार था। मैं अपनी विश बदलना चाहता हूं, विद्युत ने कहा। यह सुनकर नील, शुभम और वरुण को अफसोस हो रहा था। अगर वो लोग विद्युत की जगह होते तो अब तक कब का सुशील या रणविजय की टीम को चुन लेते। विद्युत के ये कहते ही अचानक कर्णवीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया तो मुझे अपने रूल्स को तोड़ना होगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब और किसी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल नहीं करूंगा। कर्णवीर की बात सुनने के बाद विद्युत सब समझ गया। शायद इसलिए कर्णवीर अब तक चुप था। अब विद्युत अपनी मांग को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी कर्णवीर ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत, अगर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? ये सुनते ही विद्युत की आंखों में चमक आ गई और वो झट से बोला, कहिए सर, मुझे क्या करना होगा? उसने सोचा नहीं था कि कर्णवीर इतनी जल्दी उसकी विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर तुम मेरी टीम में आना चाहते हो तो तुम्हें लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को सीखना बंद करना होगा। यह सुनकर विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। न जाने कर्णवीर विद्युत को यह फैसला लेने के लिए क्यों कह रहे थे, और वो आखिर किसी और प्लेयर को अपनी टीम में क्यों नहीं लेना चाहता। आखिर उसने खुद से ऐसा वादा क्यों किया। तभी विद्युत को सलोनी की कही बात याद आ गई। सलोनी ने कहा था कि प्रभास का दोस्त लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को सीख रहा था और इसी टेक्निक की वजह से उसकी जान भी गई थी। जब प्लेयर्स को हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया गया था तब प्रभास ने विद्युत को वार्निंग भी दी थी। उसने कहा था कि विद्युत सोच समझकर फैसला ले, उसकी जिंदगी इस टेक्निक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर विद्युत ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया।
लेकिन आज कर्णवीर जो खुद इतना स्ट्रांग है, वो विद्युत को ये टेक्निक छोड़ने के लिए कह रहा था। कहीं प्रभास कर्णवीर का स्टूडेंट तो नहीं? हो सकता है कि प्रभास का दोस्त भी कर्णवीर की टीम में ही हो और वो लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक सीखते वक्त अपनी जान गंवा बैठा हो। तभी विद्युत ने अफसोस जताते हुए कहा, सर क्या प्रभास का दोस्त आपका स्टूडेंट था? प्रभास कोर प्लेयर्स में से दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। जैसे ही विद्युत ने प्रभास का नाम लिया तो सब हाँ में अपना सिर हिलाने लगे। विद्युत की बात सुनकर अचानक कर्णवीर के चेहरे पर मायूसी छा गई। अब विद्युत को सच पता चल चुका था। कर्णवीर की आंखों में इस वक्त दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। विद्युत, तुम्हें इस टेक्निक को सीखना बंद करना ही होगा। हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अचानक रघुवीर ने आगे आते हुए कहा। उसे विद्युत में बहुत सी अच्छाइयां नजर आती थी। वो जानता था कि विद्युत जिंदगी में कुछ कर दिखाएगा, इसलिए रघुवीर उस जैसे होनहार और काबिल प्लेयर को खोना नहीं चाहता था। अब विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। अगर वो कर्णवीर की टीम में आना चाहता है तो उसे लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को छोड़ना होगा। पर विद्युत इस टेक्निक को चुनकर बहुत खुश था। वो इसे इस तरह बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। जब विद्युत ने किताब के पन्नों को स्कैन किया था तो उसे समझ आ चुका था कि टेक्निक में कई खामियां हैं, पर वो इन सभी खामियों से शक्तियों का इस्तेमाल करके बच सकता था। वो जानता था कि इस टेक्निक को बनाने वाला इंसान इसे पूरी तरह तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए विद्युत इसे सीखकर परफेक्ट बनाना चाहता था। विद्युत, तुम निहाल जैसे ही हो। जब मैंने निहाल को इस टेक्निक को बीच में बंद करने के लिए कहा था तब उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। अगर मैंने उसे अपना स्टूडेंट ना बनाया होता तो आज मुझे इतना अफसोस नहीं होता। सर आप प्लीज मेरी फिक्र मत करिए। मुझे निहाल की जान जाने का अफसोस है, लेकिन जो निहाल पूरा नहीं कर पाया मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। विद्युत, इतना गुरूर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, अचानक रुद्र ने कहा। जैसे ही विद्युत ने टेक्निक को पूरा सीखने की बात कही तो वहां मौजूद प्लेयर्स अचानक गुस्से में बड़बड़ाने लगे। शुभम और दूसरे कुछ प्लेयर्स को विद्युत की फिक्र भी हो रही थी। सबको लग रहा था कि कर्णवीर विद्युत की बात सुनकर अपना फैसला बदल देगा, लेकिन विद्युत बिना डरे कर्णवीर के सामने चुपचाप खड़ा था। वो उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। विद्युत, मैं मानता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड और समझदार हो। मैं बस अपने एक और प्लेयर की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। कर्णवीर ने बड़े प्यार से कहा। तुम्हारी बातों से तुम बिल्कुल निहाल की तरह लग रहे हो, पर वो उस वक्त इस टेक्निक को सीखने के लिए इतना बेताब हो चुका था कि उसने गुरूर में आकर अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम इस मामले में वैसे नहीं हो। प्रतीक से फाइट के दौरान भी तुम शांति से उसका सामना कर रहे थे। ये बदलाव विद्युत में उसकी शक्तियां बढ़ने के बाद आया था। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। इतना कहने के बाद कुछ मिनटों तक कर्णवीर चुप पड़ गया था और फिर अचानक उसने विद्युत की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए आगे कहा। देखो विद्युत, अब जब तुम लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को छोड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ऑर्डिनरी प्लेयर्स की टीम में शामिल कर सकता हूं। अगर तुम्हें मेरा ये फैसला सही नहीं लगता तो तुम किसी और टीम को चुन सकते हो या फिर अपनी विश भी बदल सकते हो। मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। विद्युत समझ रहा था कि कर्णवीर पर इस वक्त क्या बीत रही है। उसने अपने फेवरेट प्लेयर को खो दिया था और तो और उसने फैसला भी किया था कि वो दोबारा किसी और प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लेगा। न जाने अब विद्युत क्या करेगा। क्या वो लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक को सीखना बंद कर देगा? क्या वो कर्णवीर की टीम में शामिल हो पाएगा? क्या होगा कर्णवीर और विद्युत का आखिरी फैसला?